माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे। सो गाइस, ध्रुव राठी की न्यू वीडियो आ गई जिसका टॉपिक इंडियन टॉक्सिक वर्क कल्चर पे। भाई आजकल सभी जॉब करते हैं, लड़का और लड़की सब बाहर काम करते हैं और यार इसका कल्चर मतलब जो फोर्स करते हैं शायद उन्हीं के ऊपर है, शायद क्या उन्हीं के ऊपर है आज का टॉपिक। तो वैसे देखो, मैं तो बाहर जॉब करती नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में करता है। हम सभी निकम्मे निठल्ले हैं। तो पहले वीडियो को देख लेते, उसके बाद मैं भी सोचूं बाहर निकलने की। I work 20 hours a day, 7 days a week, so 140 hours. मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। इनके हिसाब से इतना प्रेशर तो होगा ही, आपको हैंडल करना आना चाहिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूँ। बड़ा सवाल ये है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद ऐना जैसे लोग, ऐना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, क्या एक ऑफिस जॉब में हद से ज्यादा काम करना, ऑफिस का टॉक्सिक वर्क कल्चर किसी की जान ले सकता है? हाँ। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला। 26 साल की चार्टेड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेरेल पुणे में अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल की एक मेंबर फर्म के साथ काम कर रही थी। इनकी मां अनीता ऑगस्टिन ने EY इंडिया के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया इनकी बेटी को वर्क प्लेस पर इतना ज्यादा काम दिया गया कि वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली टूट गई। वो इतनी ओवर स्ट्रेस्ड हुई, इतना ज्यादा रात में जगना पड़ा कि इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। A 26-year-old Anna Sebastian Perel tragically died in Pune. Anna Sebastian Perel was working for EY at their Pune office. Are Indians overworked? इस पूरी चिट्ठी को आज मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आप इन पेरेंट्स का दर्द समझ सको। क्योंकि बात पता है क्या है दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। ऐना जैसा ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर देश में लाखों कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज सह रहे हैं। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2022 में एक सर्वे किया था। 15,000 अलग अलग एम्प्लॉयज से बात करी और 1,000 HR मैनेजर से। इस सर्वे में पाया गया कि 40% इंडियन एम्प्लॉयज में बर्नआउट, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। और ऐसे हर एक आउटकम का 90% कारण है टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर। इसीलिए एम्प्लॉयज की अपनी नौकरी छोड़ने की इच्छा इंडिया में ग्लोबल एवरेज से 60% ज्यादा है। लेकिन देश में बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम इतनी है कि ऐसे समय में कोई नौकरी छोड़ना आसान काम नहीं है। आखिर क्या है ये टॉक्सिक वर्क कल्चर और जो एम्प्लॉयज इसका शिकार है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एना सेबेस्टियन वाला केस एक आत्महत्या का केस है, लेकिन ऐसा है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एना के पेरेंट्स ने बताया कि 20 जुलाई की शाम को एना दफ्तर से लौटते हुए घर देर से पहुंची थी और अचानक से घर पहुंचने के बाद वो कोलैप्स हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें डेड और अराइवल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लिखा गया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। लेकिन 3 इडियट्स फिल्म का ये सीन याद है ना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। एना के केस में 4 साल नहीं, केवल 4 महीने ही हुए थे उन्हें इस कंपनी में काम करते हुए। उनके परिवार ने बताया कि इससे पहले उन्हें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं थी। EY इंडिया कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी ने एक लिंक्डइन पोस्ट पर कहा कि वो इस इंसिडेंट से बहुत उदास है। उन्होंने खेद जताया कि एना के फ्यूनरल पर कोई नहीं था। कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी कभी नहीं होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है टॉक्सिक वर्क कल्चर का, इस पर देखिए उनका क्या कहना था। हमारे करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज हैं, सभी को मेहनत से काम करना होता है। एना ने हमारे साथ केवल 4 महीने काम किया था। किसी भी दूसरे एम्प्लॉय की तरह उसे काम दिया गया था। हम नहीं मानते कि काम के दबाव की वजह से उसकी जान गई है। इनकी इस पोस्ट पर इन्हें बहुत बैकलैश देखने को मिला। एक यूजर ने कहा कि उनका बेटा भी सालों पहले इसी नॉनसेंस से गुजरा था। वे फॉर्चुनेट थे कि 2 साल बाद उनके बेटे ने क्विट कर दिया, लेकिन वे पूरी तरीके से बर्नआउट हो चुका था। माँ बाप होने के नाते उन्हें चिंता थी कि क्या वो दोबारा काम कर पाएगा या नहीं। उन्होंने राजीव मेमानी को गुस्से में कहा कि आपकी रॉटन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी
काम करते हैं आपको हर किसी से माफी मांगनी चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि कैसे वो अपनी नौकरियों में भी इन्हीं हालातों में जी रहे हैं। ये देखिए, एक ने कहा कि वो अपनी नौकरी में 20-20 घंटे काम करते थे, लेकिन कंपनी 15 घंटे से ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करती थी। एक दूसरे यूजर ने बताया कि डेलोइट कंपनी के एक डेप्यूटी मैनेजर की भी सेम कारणों की वजह से मृत्यु हुई थी 2 साल पहले। मिड-20s की उम्र में स्ट्रेस, एंजाइटी और कम नींद की वजह से जान चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉल पर बात करी ऐना की मां से। In 1947, but our children are still working like slaves. Even now they are working like slaves. राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। अगर हमारी सरकार चाहे तो इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकती है। 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देशों के लाखों वर्कर्स को डिस्कनेक्ट होने का लीगल अधिकार दिया। इसके मायने बताए क्या है? ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी एम्प्लॉय काम पर नहीं है और उसका एम्प्लॉयर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए वो चाहे तो उन कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर सकता है। किसी भी अनरीजनेबल कांटेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है काम से रिलेटेड जब आप अपने काम पर नहीं हो। यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन का कानून है कि ओवरटाइम मिलाकर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स सिर्फ 48 आवर्स पर वीक हो सकते हैं। यानी कि किसी भी नौकरी में किसी भी एम्प्लॉय से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन हमारे देश का हाल क्या है? कहानी उल्टी ही चल रही है। नवंबर 2020 का यह आर्टिकल देखिए। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक दिन में 12 घंटे तक काम करवाया जा सकता है कंपनीज के द्वारा। यानी कि हफ्ते में अगर 5 दिन काम किया तो हफ्ते के 60 घंटे हो गया। जब लोगों ने इस चीज को लेकर हल्ला मचाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट शोभा कंदरलाजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनसेफ और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क एनवायरनमेंट के जो इल्जाम है उन पर थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। क्या होगा इस थरो इन्वेस्टिगेशन से? आपको क्या लगता है? ज्यादा से ज्यादा सरकार किसी कंपनी को वार्निंग इशू कर देगी। कंपनी पर प्रेशर आए तो कंपनी 1-2 मैनेजर्स पर सारा दोष डाल देगी और उन्हें फायर कर देगी। जबकि ये बात हर कोई जानता है कि ये किसी एक एम्प्लॉय या किसी एक मैनेजर की प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैनेजर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है उनके बॉस का, उन बॉसेस के ऊपर प्रेशर रहता है उनके ऊपर के बॉस का, और इसी तरीके से दरअसल में जो प्रेशर आता है वो सीधा टॉप से आता है। इस चीज का सबसे अच्छा प्रूफ है इन बड़े बड़े अरबपतियों की, इन कंपनियों के मालिकों की सोच। कुछ महीने पहले इंडिया के टेक बिलियनर और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। India's work productivity is one of the lowest in the world. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यंगस्टर्स कहें कि मैं एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहता हूं। इससे ऐसे लोगों की सोच पता चलती है। इनका बस चले तो इनके सारे एम्प्लॉयज हफ्ते में 70 घंटे काम करें। और इसके मायने पता है क्या होंगे? अगर आप एक 5-day वर्क वीक मानते हो तो हर रोज के 14 घंटे काम करो। 8 घंटे की तो नींद ही हो गई, तो बाकी सब चीजों के लिए सिर्फ आपके पास 2 घंटे बचे। और अगर कोई हफ्ते में 7 दिन काम करे तो 10-10 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा अगर 70 घंटे करने हैं। नारायण मूर्ति की सेंसलेस बात को दूसरे कॉर्पोरेट्स ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल। ये भी चाहते हैं कि देश में यूथ 70 घंटे हफ्तों में काम करे। और जब इनसे खुद पूछा गया कि ये कितना काम करते हैं तो देखिए इनका क्या कहना था। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You don't believe in this weekend concept that people can't reach you on a weekend? Not at all. But I don't agree with this work-life balance concept. मतलब फेंकने की भी हद होती है। मुझसे लिख कर ले लो, ये बात झूठ है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए होती है हर रात हेल्दी रहने के लिए। लेकिन एक बहुत रेयर जीन म्यूटेशन है DEC2 नाम से। दुनिया में करीब 0.5% पॉपुलेशन में जीन म्यूटेशन देखी जाती है और जिनमें ये म्यूटेशन है वो कम नींद में भी सरवाइव कर सकते हैं। 2009 की एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों में जीन म्यूटेशन थी वो 6.25 आवर्स पर नाइट की नींद पे भी हेल्दी रह पा रहे थे। ये जीन म्यूटेशन होने के बाद भी दुनिया में से ना के बराबर लोग हैं जो रात में 5 घंटे से भी कम सोते हैं। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के सीईओ भवेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भवेश अग्रवाल जी, क्या आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हकते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब ये है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का ये पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? 2017, 2020 और 2024 के न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो दोस्तों, जहां ओला के ड्राइवर्स किस तरह 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं। कभी कभी 17, 18 घंटे भी इन्हें काम कराया जाता है। JSW ग्रुप के सज्जन जिंदल भी नारायण मूर्ति की बात को समर्थन दे रहे थे।
इन सभी कंपनीज के सीईओज को मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि अपनी कंपनी में जो लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय है, एक बार उस लोएस्ट लेवल एम्प्लॉय का काम करके दिखा दो हफ्ते में 70 घंटे तक उसी की सैलरी पर, सिर्फ 1 महीने तक करके दिखा दो ये, फिर पता चलेगा कि असलियत में टॉक्सिक वर्क कल्चर का स्ट्रेस क्या होता है। एक एम्प्लॉय पर इतना बोझ डालने की बजाय ये कॉर्पोरेट्स ये क्यों नहीं कहते कि एक और इंसान को नौकरी दे दी जाए, दोनों में 35-35 घंटे हफ्ते में डिवाइड कर लिए जाए। ऐसा करने से पहली बात तो देश में बेरोजगारी कम होगी और दूसरी बात एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही सुना आपने, कम काम करने से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट मार्केट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 42 अलग अलग कंट्रीज की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया। हर एक देश के जीडीपी पर कैपिटा को उन्होंने डिवाइड किया हर एक इंसान के एनुअल वर्किंग आवर्स से और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करी। इस लिस्ट में लक्समबर्ग का देश पहले नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां संडे को काम करने पर रोक है। हर एक एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। लक्समबर्ग के बाद इस लिस्ट में आते हैं आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और इन देशों में भी कहानी वही है। सभी देशों में 40 आवर वर्क वीक होता है और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं कि यही देश क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी हमेशा टॉप पर रहते हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे आने वाले देशों में था मेक्सिको, जहां बेरोजगारी का डर लगा रहता है। लेबर लॉज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और इसलिए 48 आवर वर्क वीक की जो लिमिट है वो हार्डली कभी इंपोज करी जाती है। कोलंबिया, चिली, ग्रीस जैसे देशों में भी ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है जहां वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज अक्सर ओवरवर्क्ड होते हैं, थके हुए होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती रहती है। इसी सेम प्रिंसिपल की बात डिटेल में मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में भी करी है। ये बात सिर्फ कंट्री वाइड लेवल पर ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है काम करने की, तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना होगा। एग्जैक्टली कैसे किया जा सकता है? कुछ चीजें तो बड़ी ऑब्वियस हैं, जैसे कि अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन कई सारी और चीजें हैं जो सुनने में बड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इन्हीं चीजों को मैंने डिटेल में कोर्स में एक्सप्लेन किया है। ये पूरा कोर्स बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें मैं आपको ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं बल्कि गोल क्रिएशन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों साथ साथ कैसे बढ़ाया जाए ये भी सिखाया जाता है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पिछले महीने इस कोर्स का नया हिंदी वर्जन लॉन्च हुआ था और पहले लोग जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट किया उनके आप रिव्यू स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है देखकर कि इन लोगों को ये कोर्स कितना यूजफुल लगा अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस कूपन कोड को इस्तेमाल कीजिए LIVE48 LIVE48, आपको 48% ऑफ मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब एना सेबेस्टियन की टॉपिक पर वापस आए तो एक बड़ा सवाल ये कि टॉक्सिक वर्क कल्चर होने के बावजूद एना जैसे लोग, एना जैसे एम्प्लॉयज अपनी नौकरियां क्यों नहीं छोड़ते। मैं यहाँ आपको उनकी माँ की चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे साफ हो जाती हैं। फ्रॉम अनीता ऑगस्टिन, लेट एना सेबेस्टियन पेराइल की माँ, टू राजीव मेमानी, EY इंडिया चेयरमैन। प्रिय राजीव, मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ। एक दुखी माँ जिसने अपनी प्यारी बच्ची एना सेबेस्टियन को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और मेरी आत्मा टूट चुकी है जब मैं ये शब्द लिख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कहानी साझा करना जरूरी है, इस उम्मीद से कि किसी और परिवार को हमारे जैसा दर्द ना सहना पड़े। एना ने नवंबर 2023 में अपने CA के एग्जाम्स पास किए थे और 19 मार्च 2024 को EY पुणे में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुई। वह जिंदगी से, ख्वाबों से और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। EY उसकी पहली नौकरी थी और वह ऐसी प्रेस्टीजियस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया बिखर गई जब मुझे ये दिल दहला देने वाली खबर मिली कि एना का देहांत हो गया। 26-year-old chartered accountant who worked at Ernst & Young died in July, just 4 months after she joined the company. वो केवल 26 वर्ष की थी। एना हमेशा से एक फाइटर थी, बचपन से लेकर एकेडमिक वर्षों तक, जहां उसने जो कुछ भी किया उसमें एक्सेल किया। वह स्कूल टॉपर थी, कॉलेज टॉपर भी थी। उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सेल किया और अपने CA एग्जाम्स को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। वह EY में निरंतर काम करती थी, उस पर रखी हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे रही थी। लेकिन वर्कलोड, नया माहौल और लंबे घंटों तक काम उस पर फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भारी पड़ा। उसे ज्वाइनिंग के ठीक बाद ही एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा। नींद आनी बंद हो गई, लेकिन वह खुद को पुश करती रही।
यह मानते हुए कि मेहनत और लगन ही सक्सेस का जरिया है। 6 जुलाई शनिवार को मेरे पति और मैं एना के सीए कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वो पिछले सप्ताह देर रात सुबह के 1 बजे अपने पीजी पहुंचने पर सीने में जगड़न की शिकायत कर रही थी, हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले आए। उसकी ईसीजी नॉर्मल थी और कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें आश्वस्त किया, ये बताते हुए कि उसे पर्याप्त नींद नहीं मिल रही थी और वे देर से खाना खा रही थी। उन्होंने एंटी एसिड्स लिखे, जिससे हमें यह विश्वास हुआ कि ये कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि हम इतना दूर कोची से आए थे, फिर भी उसने डॉक्टर को दिखाने के बाद काम पर जाने के लिए इंसिस्ट किया, यह कहते हुए कि बहुत सारा काम बचा हुआ था और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से अपने पीजी में देर से लौटी। 7 जुलाई रविवार को कॉन्वोकेशन के दिन उसने सुबह हमें ज्वाइन किया, लेकिन उस दिन भी वह दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम कॉन्वोकेशन वेन्यू पर देर से पहुंचे। ये मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने माता पिता को अपनी कॉन्वोकेशन में ले जाए अपने खुद के मेहनत के कमाए हुए पैसों से। उसने हमारी फ्लाइट टिकट्स बुक की थी और वह हमें लेकर गई। ये बताते हुए मेरा दिल टूट जाता है कि उन 2 दिनों के दौरान भी जो हमारी बच्ची के साथ बिताए हुए हमारे आखिरी दिन होने वाले थे, वह काम के प्रेशर की वजह से उन दिनों को भी एंजॉय नहीं कर सके। जब एना ने स्पेसिफिक टीम में ज्वाइन किया तो उसे बताया गया कि कई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण रिजाइन कर चुके थे और टीम मैनेजर ने उसे कहा, एना तुम्हें यहाँ रहना है और हमारी टीम के बारे में सबकी राय बदलनी है। मेरी बच्ची ने रियलाइज नहीं किया कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। उसके मैनेजर्स अक्सर क्रिकेट मैचेस के दौरान मीटिंग्स को रीशेड्यूल करते थे और दिन के अंत में उसे काम सौंपते थे। एक ऑफिस पार्टी में एक सीनियर लीडर ने यह तक मजाक में कह दिया कि उसे अपने मैनेजर के अंडर काम करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, जो दुर्भाग्य से एक ऐसी हकीकत बन गई जिससे वह बच नहीं पाए। एना ने हमें इस ओवरवेलमिंग वर्कलोड के बारे में साझा किया, खासकर वर्बली दिए गए एडिशनल टास्क्स जो ऑफिशियल काम से अलग थे। मैं उससे कहती थी कि ऐसे काम ना ले, लेकिन मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह रात को देर तक काम करती थी, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी। चैन की सांस लेने का मौका भी उसके पास नहीं होता था। उसके असिस्टेंट मैनेजर ने एक बार रात में फोन किया और अगली सुबह तक एक टास्क पूरा करने को कहा। इसकी वजह से उसे आराम करने या रिकवर करने का भी समय नहीं मिला। जब उसने अपनी चिंता कंपनी को जताई तो उसकी बातों को खारिज करते हुए जवाब मिला, तुम रात में काम कर सकती हो, यही तो हम सब करते हैं। एना अपने कमरे में बहुत ज्यादा थकी हारी वापस आती थी, कभी कभी कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर गिर जाती थी। फिर और रिपोर्ट्स मांगते हुए मैसेजेस की बाढ़ आती थी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, डेडलाइंस को मीट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। एना अंदर से एक फाइटर थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमने उसे कहा था कि नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो सीखना चाहती थी और नया एक्सपोजर चाहती थी। एना कभी भी मैनेजर्स पर इल्जाम नहीं लगाती, वह बहुत दयालु थी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। न्यू कमर्स पर ऐसे कमर तोड़ काम का बोझ डाल देना, उनसे दिन रात काम कराना, यहाँ तक कि संडे को भी काम कराना, ये किसी भी हालत में सही नहीं। वह अभी तो अपने होम टाउन और अपने प्रियजनों को छोड़कर आई थी। सब कुछ उसके लिए नया था, ऑर्गेनाइजेशन, जगह, भाषा, और वो एडजस्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन इसकी बजाय मैनेजमेंट ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि वो नई थी काम पर और उसे असाइंड और अनअसाइंड वर्क दोनों के काम में डुबा दिया। यह एक सिस्टेमिक इशू है जो इंडिविजुअल मैनेजर्स या टीम्स के परे है। कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट करने का प्रेशर ज्यादा समय तक नहीं सहा जा सकता, और इनकी कीमत हमें एक युवा महिला की जान से चुकानी पड़ी जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल था। एना एक युवा प्रोफेशनल थी जो अपने करियर की बस शुरुआत कर रही थी। उसकी पोजीशन में कई और लोगों की तरह उसे एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही बाउंड्रीज ड्रॉ करने या अनरीजनेबल डिमांड्स के खिलाफ पुश बैक करने का कोई साधन था। उसे ना कहना नहीं आता था। वह एक नए एनवायरनमेंट में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी और ऐसा करते हुए उसने खुद को अपनी लिमिट से ज्यादा पुश किया, और अब वो हमारे बीच नहीं है। काश कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाती, उसे बता पाती कि उसकी हेल्थ और वेलबींग किसी भी चीज से ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन मेरी एना के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। राजीव, अब मैं आपको लिख रही हूं क्योंकि मुझे लगता है ईवाई पर अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग सुनिश्चित करने की गहरी जिम्मेदारी है। एना का अनुभव एक वर्क कल्चर पर रोशनी डालता है जो ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करता है, जबकि उन काम के पीछे इंसानों को निग्लेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ मेरी बेटी के बारे में नहीं है, ये हर एक युवा प्रोफेशनल के बारे में है जो उम्मीदों और ख्वाबों से भरा हुआ ईवाई को ज्वाइन करता है, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के वजन के नीचे चकनाचूर हो जाता है। मैंने ईवाई की ह्यूमन राइट स्टेटमेंट को पढ़ा जिसमें आपके सिग्नेचर हैं। मैं उस स्टेटमेंट में एक्सप्रेस किए गए वैल्यूज का
मेरी बेटी द्वारा फेस की गई रियलिटी से मिलान नहीं कर पा रही। ईवाई जिन वैल्यूज का दावा करती है, सचमुच उनके अनुसार जीना कैसे शुरू कर सकती है? एना की मृत्यु ईवाई के लिए नींद से जागने का एक मौका होना चाहिए। यह समय है अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर पर रिफ्लेक्ट करने का और अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और वेलनेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए सार्थक कदम उठाने का। इसका मतलब है कि ऐसी एनवायरनमेंट बनाना जहां एम्प्लॉयज अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करें, जहां उन्हें अपने वर्कलोड को मैनेज करने का सपोर्ट मिले और जहां प्रोडक्टिविटी के लिए उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग की कुर्बानी ना हो। एना के अंतिम संस्कार पर ईवाई कंपनी से कोई नहीं आया। एक ऐसी एम्प्लॉय जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी आखिरी सांस तक सब कुछ दिया, उसके लिए ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर यह एब्सेंस बहुत दुख पहुंचाने वाली है। एना बेहतर डिजर्व करती थी और ऐसा ही वो सभी एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं जो अभी भी इन हालातों में काम कर रहे हैं। मेरा दिल ना केवल अपनी बच्ची की मृत्यु के लिए दुखी है, बल्कि उन लोगों के द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी के लिए भी जिन्हें उसे गाइड और सपोर्ट करना चाहिए था। उसके फ्यूनरल के बाद मैंने उसके मैनेजर से संपर्क किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कोई कंपनीज जो वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, अपने एक एम्प्लॉय के अंतिम पलों में उसके लिए आने से कैसे चूक सकती है? चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए सालों की मेहनत, कठिनाइयां और सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, ना केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। मेरी बेटी की सालों की मेहनत को ईवाई ने महज 4 महीनों में खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस लेटर को आप उसी गंभीरता के साथ लें जो ये डिजर्व करता है। मैं नहीं जानती कि क्या कोई माँ के इमोशंस को सही से समझ सकता है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। वह बेटी जिसे उसने अपने बाहों में थामा, बड़ा होते देखा, खेलते देखा, रोते देखा और जिसके साथ सपने शेयर किए, जब तक कि उन्होंने भी ऐसा दर्द नहीं झेला हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी बच्ची का अनुभव सचमुच बदलाव लाएगा, ताकि किसी और परिवार को हमारे जैसा दुख और ट्रॉमा ना सहना पड़े। मेरी एना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी कुछ बदलाव ला सकती है। सादर, अनीता ऑगस्टिन। एना की मां को मेरा सलाम कि अपनी बेटी के जाने के दुख में होते हुए भी उन्होंने दूसरों के लिए कंसर्न दिखाया, इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को आईना दिखाया, हालातों को बदलने की उम्मीद दिखाई। अगर आप कहीं पर दोस्तों ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को झेल रहे हैं तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं कहूंगा ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को सीधा ना कहिए। अगर आप ऐसी किसी नौकरी में हैं, पहले तो अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट करके उन्हें साफ साफ बताइए कि आप क्या झेल रहे हैं। बाकी एम्प्लॉयज के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। हो सके तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो दूसरी कंपनी में स्विच करने की कोशिश कीजिए। खुद कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना काफी मुश्किल चीज होती है। अगर ये नहीं करना तो हर एक फील्ड में फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। इस टॉपिक पर कभी डिटेल में एक अलग वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी के लिए उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होंगी। टाइम मैनेजमेंट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप थोड़ा और एडवाइस चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे घर में ठीक हूँ, मुझे मरना नहीं है घर से बाहर जाके। पर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इतना ज़्यादा 24 घंटे में वो पूरे आपसे मतलब इतना काम करवाते हैं कि घर जाने के बाद भी आपको काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। मैं तो मर जाऊँ। वेल इसी कारण वजह से ही एक लड़की की भी डेथ हुई है यार। एक तो इतना पढ़ो लिखो, उसके बाद 4 महीने ही हुए थे उसको ऑफिस ज्वाइन हुए और 4 महीने में उसका क्या से क्या हाल कर दिया। इतने सालों की मेहनत 4 महीने में ख़त्म। वेल मेरे को तो ये बताओ, जो बाहर जॉब करता हो जिनके साथ ऐसा ही बिहेव है भाई, आपको 12-12 घंटे की जॉब के साथ साथ आपको घर पे भी काम करवा रहे हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं और डिप्रेशन में आप लोग जा रहे हो, तो यार रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसी जॉब करने से तो बढ़िया ना मत ही करो। क्योंकि जान है तो जहान है, ये कहावत तो सुनी होगी। जब तक हो तब तक है खुशी खुशी रहो, दूसरी जगह अप्लाई करते रहो, ज़रूरी नहीं काम करने की। मेरी तो देखो चिल। वेल यार आपको आज की वीडियो कैसी लगी? और देखो मजाक की बात नहीं है, आप सभी से रिक्वेस्ट है जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो होगा जो बाहर जॉब करता हो और इसी सिचुएशन से वो जा रहा है, मतलब तो उन वक्त ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना कि भाई तू जैसा है चिल रहा है, नहीं तो फिर तेरा भगवान ऐसा ना हो तो उससे पहले जॉब चेंज कर दे और अपनी जो प्रॉब्लम है अपनी टीम मेंबर से फिर अपने मैनेजर से शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ भाई हम इतना काम नहीं कर सकते। वेल आगे वो भी कुछ सोचेंगे। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले वीडियो कर दो लाइक, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।